बड़ा भैया कहाँ है? बड़े ठाकुर नीचे हैं। क्या खबर लाए हो? बड़े भैया, पंडित ने खबर दी है कि चंदनगढ़ के एक बहुत बड़े जागीरदार ठाकुर विक्रम सिंह शहर से अपनी बेटी की शादी करने के लिए गांव आए हुए हैं। हाँ। लाखों के जेवर चढ़ेंगे उनकी बेटी को, और सारे जेवर शहर से बनकर आए हैं। कब है शादी? कल। सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। नमस्ते 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 जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार भाभी जी। भाभी कहाँ है? नमस्कार, बहुत दिनों भाई साहब, बड़ी रौनक लगा। वो है वहाँ पर। शुक्रिया। नमस्ते बहन जी। बधाई हो भाभी। आपको भी बधाई हो। बड़ी देर लगा दी आने में। घर वाले ही इतनी देर से आएंगे तो काम कैसे चलेगा? चलिए, बारात आने में थोड़ी ही देर बाकी है, आपको दहेज दिखा। चलिए। बहुत दिया है आपने बड़ी लड़की को, छोटी को भी उतना ही देना पड़ेगा। उन दोनों के सिवा हमारा और है ही कौन? ये सब कुछ उन्हीं का तो है। पर वो दोनों हैं कहाँ? दीदी, मैं भी आती हूँ। तुम अंदर चलो। नहीं बाबूजी, मैं कहता हूँ तुम अंदर चलो। बाबूजी, तुम बाहर नहीं आओगी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, तुम ना समेट लो ये सब। उतार ये जेवर। अरे चांद प्यारी है तो भाग भाग। तशरीफ रखिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब प्रेस वालों को यह पूछने के लिए बुलाया गया है कि आप लोग पुलिस पर इतना कीचड़ क्यों उछालते हैं? हमने पुलिस के खिलाफ आज तक कोई कीचड़ नहीं उछाला। आज तक अखबार में जो भी छपा है वो सच्चाई है, जनता की आवाज है। कत्ल और डकैती के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के होते हुए जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये इल्जाम सरासर गलत है। अगर पुलिस न होती तो आप लोग इस तरह आराम से यहाँ बैठे न होते। आप लोग सिर्फ अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका गलत है। प्रेस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और पुलिस को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कौन है आप? अंदर कैसे आई? तुम कुंवर विक्रम सिंह की बेटी हो? जी हाँ। मुझे अफसोस है बेटी कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। क्या मैं पूछ सकती हूँ
कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस उन हत्यारों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? उन डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात कोशिश कर रही है। गांव-गांव में नई चौकियां कायम की जा रही हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने इनाम की रकम भी दुगनी कर दी। इनाम की रकम दुगनी करके आप लोग आराम से बैठे हैं, ये सोच के कि इनाम के लालच से लोग उन डाकुओं को पकड़ लाएंगे और आप उन्हें सजा दिलवाएंगे। अगर पुलिस के हजारों जवान बंदूकों के होते हुए उन डाकुओं को नहीं पकड़ सके तो इन निहत्थे लोगों से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? डीआईजी साहब, लोग इस वर्दी की बहुत इज्जत करते हैं। इतनी देर मत कीजिए कि लोगों का इस वर्दी पर से विश्वास उठ जाए और वो बदला लेने के लिए कानून अपने हाथों में ले लें। मैं इस लड़की को दोष नहीं देता, इसलिए कि इसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस डाकुओं के गिरोह को खत्म न कर दूं। नाग सिंह के गिरोह को पकड़ने के लिए डीआईजी को अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। फिर भी ठाकुर, अगर हमने डीआईजी की इस चुनौती का जवाब नहीं दिया तो वो ये समझेगा कि हम लोग उससे डर गए। बेवकूफ, हम इस चुनौती का जवाब भरपूर देंगे। पुलिस को नाको चने चबा देंगे, कानून की नींद हराम कर देंगे। गाड़ी उधर लो। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप अपने जेवर, पैसा और अपना सब सामान हमारे हवाले कर दो। अरे बाप रे, तेरा 20 रुपए मर गए। माल निकालो, लाओ निकालो। क्या सोचता है? माल निकाल। ठाकुर जी, मेरे पास इसका आप क्या करेंगे? देखो सिर्फ 20 रुपए है मेरे पास। 20 रुपए लेकर बस में सफर करता है। लूट लिया रे। हमारे पास क्या है? निकाल यार। माल तो बहुत ज्यादा है, सौदा बुरा नहीं है। जय बजरंगबली, जय जय जय। नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, भगवान के लिए इसे मत छीनिए। निकाल साहब, शुक्र कर मैं तेरा सुहाग नहीं छीन रहा हूँ। निकाल। ये छोकरा किसका है? छोटे ठाकुर, ये तो शिवरामपुर के बनिए बाबूराम गुप्ता का बेटा है। क्या? वही गुप्ता जी जिन्होंने हमें राशन देने से इनकार कर दिया था? हा? अरे भाई, तब तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो गुप्ता जी जिंदगी भर हमें राशन भी देंगे और रुपया भी। ले चला इसे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ बढ़िया। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? हम खुश हुए। भूप सिंह से सवाल पूछने वाला कोई माई का लाल तो है इस बस में?
कौन है वो कमबख्त जिसने हमारे शेर के मुंह से शिकार को छीन लिया? अगर मुझे उसका नाम और पता मालूम होता बड़े भैया, तो आज मेरे झुके हुए सर की बजाय उसका कटा हुआ सर आपके कदमों में होता। लेकिन तुमने अपने दुश्मन का कटा हुआ सर न लाकर हमारे गिरोह के सर को नीचा किया है, हमारी मान मर्यादा को मिटा दिया है। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। हमारे गिरोह के कानून सबके लिए एक जैसे हैं भूप सिंह। याद है जब गजराज सिंह ने ऐसी भूल की थी तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी थी, और जब महावीरा ने यही गलती की तो उसे भी मैंने मुआफ नहीं किया था। और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। नहीं भूप सिंह नहीं, अगर मैंने तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी तो मेरे गिरोह के लोगों का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। लेकिन बड़े ठाकुर, ये छोटे ठाकुर की पहली भूल है। भूल ही होती है शमशेर सिंह, और ये मत भूलो कि कभी कभी पहली भूल ही आखिरी भूल हो जाती है। भूप सिंह को अपनी नाकामी की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी सजा से नहीं डरता बड़े भैया। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। भवानी माँ की कसम, मैं अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। माँ भवानी हमें शक्ति का वरदान इसलिए देती है कि हम उसकी दी हुई शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें, वरना वो हमसे शक्ति छीन लेती है। जो डाकू हथियार होते हुए उसका इस्तेमाल ठीक से न कर सके, उसे अपने पास हथियार रखने का कोई हक नहीं। बंदूक मुझे दे दो। नहीं बड़े भैया, मुझसे मेरी बंदूक मत छीनो। तुम तो जानते हो कि जब तक डाकू की बंदूक चलती है उसकी सांस चलती है। बंदूक के बिना डाकू मुर्दे से भी बदतर होता है। अगर अपनी बंदूक वापस चाहते हो तो पहले जाकर दुश्मनों से बदला लो। तुमने डाकुओं से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया बेटा। अभी कुछ ही दिन पहले डाकुओं ने चंदनगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह और उनकी बड़ी बेटी सुमन को किस बुरी तरह से मारा है। लोगों का कहना है कि शायद उनकी पुरानी दुश्मनी थी। अरे एक मिलिट्री के कर्नल की बीवी और एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की मां होकर तुम ऐसी बुज़दिली की बातें करती हो। डाकू सिर्फ निहत्थे और बेबस लोगों पर वार करते हैं, लेकिन पुलिस ना तो निहत्थी है और ना ही बेबस। तुम देखना कुछ दिनों के अंदर पुलिस किस तरह से डाकू का नामो निशान तक मिटा डालती इस इलाके से। भाई साहब, अरे रुकिए जरा, रुकिए। अरे गुप्ता जी, यही वो आदमी है जिसने आपके पप्पू को डाकुओं से बचाया था। याद है जो बस को लूटने आए थे? जी छक्के छुड़ा दिए इस आदमी ने डाकुओं की। आइए भाई साहब, ये गुप्ता जी है जिनके बच्चे को आपने डाकुओं से बचाया था। उन डाकुओं से मेरे बच्चों को बचाकर आपने मुझे बहुत मेहरबानी की। देखिए, मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, लोगों को चोर डाकुओं से बचाना मेरा फर्ज है। आप कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह जी के सपुत्र हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाई साहब, मैं इस दुकान के पीछे रहता हूँ। अच्छा, अगर कुछ खिदमत हो तो याद कीजिएगा। ये तो डाकू है, ये भी उसी बस में था। बास्टर्ड। ये गोली तुमने चलाई थी? हाँ, लेकिन तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हारी वजह से वो डाकू मेरे हाथ से निकल गया। पुलिस के हाथों से तो डाकू अक्सर निकल जाया करते हैं। अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ देवी जी, पुलिस के बारे में आपकी इतनी अच्छी राय कैसे हुई? क्योंकि
कहने के लिए तो पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन आज तक देखा गया है कि जब भी पुलिस उन तक झूठी तसल्ली देने के लिए पहुंचती है, उनका सब कुछ जालिमों के हाथों लुट चुका होता है। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ ऑफिसर। कहीं तुम अनूपगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की वो मेरे पिता थे। ओह आई एम सॉरी। विश्वास करो उन तमाम डाकुओं को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस पे भरोसा रखो। नो थैंक यू ऑफिसर, मुझे पुलिस से ज्यादा अपनी बंदूक पर भरोसा है। छोटे ठाकुर, जिस दुश्मन को गोली मारने के लिए आप तड़प रहे हैं, उसका पता चल गया है। कौन है वो? देवेंद्र प्रताप सिंह, रामगढ़ गांव के कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा। मैं उस गांव की धरती को अपने दुश्मन के खून से रंग दूंगा। रामगढ़ की धरती पर, वहां के हर मकान पर उसके खून के छींटे होंगे। क्या बात है? गांव की चौपाल में सब गांव वालों के लाइसेंस चेक करने के लिए दारोगा जी आए हैं और आपको बुलाया है। कमाल है, अभी पिछले महीने वो इंस्पेक्टर वर्मा तो चेक करके गए थे। वर्मा जी का तबादला हो गया, ये शर्मा जी हैं। अरे भाई, वर्मा हो या शर्मा हो, समझ में नहीं आता। जो भी नया इंस्पेक्टर आता है उसे लाइसेंस चेक करने का शौक क्यों चला जाता है। ठीक है, मैं आता हूं अभी। नमस्ते दरोगा जी। ये लीजिए। तो आप ही कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह हैं? जी हाँ। कर्नल साहब, आपका वो बेटा कहाँ है जिसने कुछ ही दिन पहले रोडवेज की एक बस को डाकुओं के पंजे से बचाया था? दरोगा साहब, वो शहर गया है। सरकार ने उसके कारनामे से खुश होकर उसे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ओहदा दिया है। बस? मैं तो उससे भी बड़ा ओहदा देने के लिए आया हूं उस कुत्ते को। जबान संभाल के बात करो दरोगा। जबान के बच्चे, तूने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं भूप सिंह हूँ। भूप सिंह? हाँ, भूप सिंह, जो अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। कर्नल, तेरा बेटा भी मेरा दुश्मन है। वो तो इस वक्त यहाँ है नहीं, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो तब तक मेरा मेहमान रहेगा जब तक तेरा बेटा भूप सिंह की अदालत में अपने किए की सजा नहीं पा लेता। भूप सिंह? मैंने तो सुना था कि डाकुओं का भी अपना एक धर्म होता है। वो कभी किसी पे धोखे से वार नहीं करते, लेकिन तूने तो एक कायर की तरह भेद बदलकर अपने धर्म का भी अपमान किया है। खामोश! मैं यहाँ कोई भाषण सुनने नहीं आया हूँ। चुपचाप मेरे साथ चला। तू क्या समझता है कि तू मुझे यहाँ से ले जाएगा? मेरा बेटा यहाँ न सही, लेकिन आज मेरा ये सारा गांव तुझे और तेरे साथियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस वक्त सारा गांव निहत्था है बुड्ढे। भूल गए भूप सिंह, उस दिन मेरा बेटा भी निहत्था था, जिस दिन उसने तुझे कुत्ते की तरह मात दी थी। ले चलो इस हरामजादे को। ठाकुर साहब को छोड़ दो भूप सिंह। ठाकुर साहब, उठा लो इस कुत्ते को। मैं इस बुड्ढे के खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन इस हरामजादे ने अपनी मौत को खुद ललकारा है। बढ़िया, अपने बेटे से कह देना कि भूप सिंह का बदला भी खत्म नहीं हुआ, उसका भी यही अंजाम होगा। चलो।
सोचता कुछ है, होता कुछ है। आज मैं तुम्हें बस वाले हादसे में डाकुओं के पंजे से बेगुनाह इंसानों की जान बचाने की मुबारकबाद देने आने वाला था, लेकिन अफसोस कर्नल साहब की अचानक और बेवक्त मौत तसल्ली के 2 लफ्ज भी तो नहीं ला सका जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो सके। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिन डाकुओं ने कर्नल साहब की जान ली है, मैं उन्हें। सर, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, अगर हो सके तो मेरा तबादला एंटी डकॉटी यूनिट में करवा दीजिए, ताकि जिन डाकुओं ने मेरे सर से बाप का साया छीना है वो अब मेरी तरह दूसरों को अनाथ न कर सके। इससे ज्यादा खुशी का और क्या बात हो सकती। एंटी डकॉटी यूनिट को तुम्हारे जैसे ऑफिसर की ही जरूरत है। मैं फौरन ही ऑर्डर पास करवा देता हूं। थैंक यू सर। भूप सिंह बड़ा जालिम आदमी है बेटा, मेरा कहना मानो, उसका ख्याल छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं बाबा? जब तक मैं उस नीच को नहीं मारूंगी, मेरे माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, मेरी मदद करो, किसी भी तरह उस तक पहुंचने का रास्ता बताओ। बेटा भी तो उसके गिरोह में है। मुझे मेरे बेटे को मिले हुए काफी जमाना हो गया है, और अब तो वो मेरे हाथ से निकल चुका है, मुझसे मिलने तक को नहीं आता। लेकिन फिर भी जब वो आया करता था, उसने कुछ तो उसके बारे में बताया होगा। उसका कोई पता ठिकाना, कोई खास आदत? हाँ, एक बार कहा था कि भूप सिंह को नाच गाना सुनने का बहुत शौक है। अगर उसको ये पता चल जाए कि कोई नई तवायफ यहाँ इस शहर में आई हुई है, तो वो सब काम छोड़कर उसके कोठे पर जरूर जाएगा। छोटे ठाकुर, क्या है? आपका बहुत दिनों से शहर जाना नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन तू क्या पूछ रहा है? मनीराम आया था, वो कह रहा था कि मुन्नी बाई के कोठे पर नई चिड़िया आई है, दुलारी दिल्ली वाली। क्या? हमें अभी तक खबर नहीं थी? फौरन बुलाओ उसे यहाँ पर। वो यहाँ नहीं आ सकती ठाकुर। क्यों नहीं आ सकते? वो कहती है प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। हाय, वो सारी दवाई भी क्या हुई जो अदा न दिखाए। ठीक है दुलारी भाई, हम तुम्हारे पास आएंगे। कौन है तुम? भूप सिंह, तूने इतने खून किए हैं कि शायद तुझे याद भी नहीं होगा कि तूने एक मासूम लड़की की डोली उठने से पहले उसे अर्थी में बदल डाला था। सिंह की बेटी? हाँ, ठाकुर विक्रम सिंह, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पुलिस आ रही है, निकल चलो। क्या हुआ? भूप सिंह भाग गया। आ गया? हाँ, चलो। तुम? किरण, तुम इस तरह अकेली खतरे मोल मत लिया करो, किसी भी दिन डाकुओं की बेरहमी का शिकार बन जाओगी। तो तुम क्या चाहते हो? मैं हाथ पर हाथ धर के बैठी रहूं और वह प्यारे आजाद घूमते रहे? तुम्हें तो तुम्हारे कानून ने पत्थर दिल बना दिया है, इसीलिए तुम अपने पिता की मौत भी भूल सकते हो। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने माता पिता को, जिनकी ममता के साए में पलकर मैं बड़ी हुई हूँ? कैसे भूल सकती हूँ उस बहन को जिसके सुहाग के फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए? कैसे भूल सकती हूँ कि इस हवेली में कभी मेरा भी हंसता खेलता संसार था? मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ किरण, लेकिन इतने बड़े गिरोह का तुम अकेली मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर तुम ये क्यों भूलती हो कि वो सिर्फ तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि मेरे भी दुश्मन है, और मैं उन्हें अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने दूंगा। अच्छा, तो कल का छोकरा अब हमें पकड़ने निकला है? भूप सिंह,
लगता है कि मां भवानी तुम पर खुश हो गई है। कल तक जिस दुश्मन की तुम्हें तलाश थी, वही दुश्मन अब तुम्हारी तलाश में जंगलों में भटकता हुआ तुम्हें मिल जाएगा। मैं समझा नहीं। अरे मैं उसी डिप्टी की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे पंजे से बस छुड़ा कर ले गया था। अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए वो पूरी फोर्स लेकर हमारे पीछे आ पहुंचा है। मतलब बकरा खुद कसाई के पास आ रहा है? खबर मिली है कि दौलतपुर के पास उसने अपना कैंप लगाया है। कल तक उसकी बाकी फोर्स पहुंच जाएगी, उसके बाद वो हमें पकड़ना शुरू करेगा। ये इस इलाके का नक्शा है। हम यहां पे हैं। हमारी खबर के मुताबिक डाकू यहीं कहीं आसपास छुपे हुए हैं। उन्हें यहां होना चाहिए। बाहर आने जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते होंगे वो, और ये जरूरी है कि इस रास्ते से गुजरते होंगे और इस झील से पानी पीते होंगे। क्या इन गाड़ियों में? कुछ नहीं साहब, अनाज है। चलो तलाश लो गाड़ियों की। ओके सर। कहाँ लेके जा रहे हो? पास वाले गांव में। सर सर ये देखिए, इन गाड़ियों में बंदूकें भरी पड़ी हैं। कहां से ये बंदूकें ला रहे हो? मालूम नहीं साहब। किसके लिए ले जा रहे हो ये बंदूकें? कुछ पता नहीं सर। बताने तो जान से मार दूं। बोल। बताता हूँ। वो नाग सिंह है ना, नाग सिंह। कहाँ है नाग सिंह? हमने तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर जीना चाहते हो तो अपनी बंदूकें फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। वापस चलो, चलो।
पानी लाओ। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हमारी शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमारा अनाज, खाना पीना, गोलियां, हथियार सब कुछ खत्म होते जा रहे हैं। यहां तक कि हमारी नींद और हमारा सोना जागना भी हराम हो गया है। और अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो एक दिन ये डिप्टी हमारा सारा गिरोह खत्म कर देगा। बंधुओं, जब जब देश में धर्म का नाश होता है और वीर पुरुषों में निराशा आने लगती है तो देश बंधु जैसा महान पुरुष पैदा होता है। मैं आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढ कर लाया हूँ। क्या समाधान? आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर। देश बंधु, हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सरेंडर का मतलब समझते हो? जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो मत पीसो जेलों में चक्की, मरवा दो अपने साथियों को कीड़े मकड़ों की तरह से। मैं तो आप लोगों को बचाने का उपाय सोच करके आया था। मित्रों, मौके की नजाकत को समझो। चुनाव आ रहा है, इस वक्त आत्मसमर्पण करने के क्या फायदे ये जानते हैं आप? सारी पुलिस फोर्स जो कि शिकारी कुत्ते की तरह से आपके पीछे पड़ी हुई है, सरकार उसे वापस बुला ले और वो आपका जानी दुश्मन डिप्टी खून का घूंट पीकर रहेगा। वो तो ठीक है नेताजी, लेकिन बागी जब एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है ना, तो कोर्ट, कचहरी और जेल के चक्कर में उसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस समस्या का हल मैंने सोच लिया। इस वक्त कितने बागी होंगे आपके गिरोह में? तो 40 बचे होंगे। 40 में से सिर्फ अभी 20 बागी आत्मसमर्पण करें। और बाकी 20 का क्या होगा? तब हमारे आत्मसमर्पण करने वाले 20 बागियों पर अदालत में मुकदमा चलेगा, तो बाकी के आजाद 20 बागी गवाहों को डराने और धमकाने का काम करेंगे। इस तरह से कोई भी गवाह अदालत में जाकर के हमारे बागियों की शिनाख्त नहीं कर सकेगा और हमारे सारे बागी बेकसूर छूट जाएंगे। जब सारे बागी छूट जाएंगे तो बाकी के बच्चे हुए बागियों का फिर आत्मसमर्पण करवा देंगे। देशबंधु जी, आपकी स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब सरकार हमसे आत्मसमर्पण की वजह पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? उस वक्त मैं जाकर सरकार से कहूंगा कि बागियों के दिल बदल चुके हैं, वो अब हिंसा की जिंदगी से ऊब चुके हैं, अब वो अमन पसंद शहरियों की तरह से अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। देशबंधु, क्या सरकार तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेगी? तो नहीं करेगी। सरकारी मशीनरी में ऊपर से लेकर के नीचे तक मेरा पौवा है। बड़े बड़े नेताओं की नाक का बाल हूं मैं। अगर आप आज्ञा दे तो आज ही से नाटक शुरू कर देता हूं। तो ठीक है देशबंधु, तुम पासा फेंको। अगर तुम्हारी चाल कामयाब हो गई तो हम भी तुम्हें खुश कर देंगे। अरे देशबंधु जी, नमस्कार साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। क्या बताऊं, आप तो जानते हैं चुनाव में बसता। अरे जरूर जीतेंगे, आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। अरे क्या बताऊं साहब, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी जमानत जब्त ना हो जाए। क्यों? अजी साहब, ये डाकुओं की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मेरे जैसा लोकप्रिय नेता जिस मंच पर जाकर भाषण करता है तो जनता एक ही बात करती है कि भले ही गरीबी को बाद में हटाओ, डाकुओं को पहले हटाओ। अब आप ही बताइए, मैं चुनाव कैसे जीतूं? आप फिक्र न कीजिए, अब उनका खेल खत्म हो गया है। हमारी एंटी डकैती यूनिट के इंचार्ज देवेंद्र प्रताप सिंह ने डाकुओं को नाखून चलने चबा दिए हैं। अब वो सब पे सब मारे जाएंगे। सरकार, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या देवेंद्र प्रताप सिंह जी की गोली से हर डाकू मारा जाएगा? जी नहीं, कुछ उसमें से मारे जाएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे और कुछ भाग जाएंगे। और वो भागने वाले हिसियानी बिल्ली की तरह अपने साथियों का बदला लेने के लिए निर्दोष गांव वालों का खून बहाएंगे। इसमें आपके महकमे की बदनामी होगी, प्रेस आप पर कीचड़ उछालेगी, हमारे जैसे नेता आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेरे पास एक रास्ता ऐसा है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वही विनोबा जी वाला रास्ता। क्या आपका मतलब है सरेंडर? जी हाँ, आत्मसमर्पण। क्या बात करते हैं? सरेंडर वो लोग करते हैं जिनके दिल बदल जाते हैं, लेकिन ये दोनों भाई नाग सिंह और भूप सिंह पत्थर के बने हुए हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। सरकार, मेरा नाम देशबंधु है। एक बार मुझे सांप ने काट लिया था तो सांप मर गया था, फिर ये तो डाकू हैं, इनका हृदय परिवर्तन करवाकर आपके चरणों में लाकर डाल देना, ये मेरा काम।
कौन कौन है? मैं हूँ सरकार, देशबंधु। अंदर आइए। तो तुम भूप सिंह हो? जी हाँ। देखो भूप सिंह, सरकार उस वक्त तक तुम्हारा सरेंडर मंजूर नहीं करेगी जब तक सरकार को यकीन न हो जाए कि ये सरेंडर अच्छे जज्बे के साथ किया जा रहा है। फांसी से बचने का हथकंडा नहीं। डीआईजी साहब, एक बात पूछूं? पिछले 5 वर्षों में कितने डाकुओं को फांसी दिला चुके हैं आप? हम चाहें तो जिंदगी भर कानून से आंख मिचौली खेल सकते हैं, पर साहब अब इस बाप की जिंदगी से दिल भर गया है। ये भी कोई जिंदगी है हमारी? हम जंगलों में मारे मारे फिरते हैं, घर होते हुए भी हम लोग बेघर हैं। साहब अब घर की याद आती है, बीवी बच्चों की याद आती है। तुम्हारा भाई नाग सिंह क्यों नहीं सरेंडर करता? उसका नाम मत लीजिए साहब, वो खुद तो डूबा और मुझे भी ले डूबा। वो कानून में भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी उसे समझाने की कोशिश करूंगा। सर, ये आत्मसमर्पण एक धोखा है, साजिश है, फरेब है। ये डाकू सिर्फ पुलिस की गोली से और फांसी से बचने के लिए हथियार डाल रहे हैं। आप मुझे 10 दिनों की मोहलत और दीजिए सर, मैं डाकू भूप सिंह को जिंदा या मुर्दा आपके हवाले कर दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस सर। और इन 10 दिनों में कितनी बस्तियां उजड़ जाएंगी, कितने बेगुनाह मारे जाएंगे, इसका एहसास है तुम्हें? भूप सिंह को अच्छी तरह से परखने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन सब की आत्मा बदल चुकी है, उनके दिल बदल चुके हैं। इम्पॉसिबल सर। कल तक जो लोग खूनी दरिंदे थे, अचानक आज उनके दिल कैसे बदल गए? वाल्मीकि का भी दिल एक दिन अचानक बदल गया था और वो डाकू से महात्मा बन गए थे। सर, अगर ये डाकू लोग भी महात्मा बन गए तो इन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी चाहिए। अगर उनका सरेंडर सच्चा है तो 40 डाकुओं में से सिर्फ 20 डाकू ही सरेंडर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे जरूर कोई चाल है सर। नहीं, इसमें कोई चाल नहीं है। नाग सिंह को कानून पे भरोसा नहीं, फिर भी भूप सिंह ने वादा किया है कि वो नाग सिंह को कानून के सामने हथियार डालने के लिए तैयार करेगा। नाग सिंह हथियार कभी नहीं डालेगा सर। तुम उनके खिलाफ इसलिए बोल रहे हो कि उन्होंने तुम्हारे पिता का कत्ल किया है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन्हें जेल में रखेंगे, उन पे बाकायदे मुकदमे चलेंगे, उनको सजाएं मिलेंगी। इससे पहले जितने डाकुओं ने सरेंडर किए हैं उनमें से कितनों को सजाएं मिली है। ये डाकू सरेंडर करके अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, बल्कि अपने लिए आजादी खरीदते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, सरेंडर के ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं। ये ऊपर वाले कौन होते हैं सर? जान पे खेल के डाकुओं का मुकाबला करते हैं हम लोग, सीने पे गोलियां खाते हैं हम लोग, और जो कामयाबी बिल्कुल सामने नजर आ रही है तो ऊपर वालों ने फैसला कर दिया कि हम इन डाकुओं को मारने के बजाय इनकी हिफाजत करें। नो सर। देव, अपना सर्विस रिवॉल्वर मुझे दे। क्या? एसपी's ऑफिस प्लीज। कौन तिवारी? देखो, जब तक भूप सिंह और उसके साथियों के सरेंडर की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, डीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह को उसके घर में नजरबंद रखा जाए। That's all। किरण, ये आज का अखबार देखा तुमने? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। ये जानते हुए भी तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। किरण, मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तुम ये मत भूलो कि जिस आग में तुम जल रही हो
उसी आग में मैं भी चल रहा हूँ। ये कैसी आग है तुम्हारे सीने में जिसमें आज तक ना कोई चिंगारी पैदा हुई है ना कोई शोला भड़का? किरण, अगर मैं चाहूँ तो एक पल के अंदर अपने सीने में दबी हुई आग को ज्वालामुखी में बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा फर्ज कब तक अपने फर्ज की दुहाई देते रहोगे? अगर तुम इस 2 टके की नौकरी के बेजान असूलों को अपना फर्ज समझते हो तो क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, उसके कातिल को अपने हाथों से सजा दो? किरण, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कानून उन डाकुओं को उनके किए की सजा जरूर देगा। कानून, मेरे कान पक्के हैं ये लफ्ज़ सुनते सुनते। क्या तुम्हारा कानून मेरी बाबूजी की जिंदगी वापस दे सकता है? क्या तुम्हारा कानून मेरी मासूम बहन की अरमानों भरी डोली जो पलक झपकते ही अर्थी में बदल गई मुझे लौटा सकता है? क्या तुम्हारा कानून मेरे सर पर पड़ी यतीमी की चादर हटाकर तुम तक आंचल फैला सकता है? नहीं, कभी नहीं। उन दरिंदों ने मुझे अनाथ बना दिया। अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि वक्त ने मेरे आंचल से सारे रंग छीनकर उस पर सफेदी पोत दी है, फिर भी ममता का रंग अभी तक बाकी है। मैं तुझे अपने ममता के साये में समेट लूंगी। तुझे कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी कि तू इस दुनिया में अकेली है बेटी। आदरणीय राज्यपाल महोदय, बहनों और भाइयों, आज कानून का सर गर्व से ऊंचा हो गया क्योंकि कानून ने उन लोगों को सम्मान दिया है जो कानून के साथ हमेशा खिलौना समझ करके खेला करते थे। एक पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को भी वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पुलिस के महकमे के साथ साथ आप लोग भी इनसे सहानुभूति का बर्ताव करें ताकि ये देश के अच्छे नागरिक बन सके। अब मैं ठाकुर भूप सिंह जी और उनके साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने हथियारों सहित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में आत्मसमर्पण करें। पधारिए ठाकुर। ऐसा करने से दूसरे डाकुओं का भी हौसला बढ़ेगा और बहुत जल्दी वो शुभ दिन आ जाएगा कि सारे डाकू अपने सर से पाप की गठरियां उतार करके फेंक देंगे और रामराज की तरह हमारे देश में शांति ही शांति हो जाएगी। नहीं, जेब काट रहा हूँ। अरे ये तो मेरा मसला। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरा यार, ये आपकी जेब के ऊपर था, नीचे गिर जाता कोई उठा लेता है, इसलिए निकाल कर आपको दे रहा था। निकाल कर दे रहा था। साले पुलिस वाले की चोरी करते हैं? नहीं, चलो ले चलो। अरे क्या कर रहे हो यार, आज कितना शुभ दिन है, काय को मेरी मुसीबत करते हो? क्या अच्छा मौसम है? नहीं चलो, अरे सुनो। प्रदेश के राज्यपाल श्री ब्रजभूषण मिश्र से प्रार्थना करूंगा कि वो ठाकुर भूप सिंह जी और उनके साथियों को हार पहना है। एक हार तो आपके गले में भी पड़ना चाहिए देशबंधु जी, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन से ही डाकुओं का ये आत्मसमर्पण हुआ है। ये सब तो मेरा कर्तव्य था। आइए फोटो हो जाए। आइए आप जरा गवर्नर साहब को पढ़ो। क्या कर रही हो? उस हत्यारे को छोड़ूंगी नहीं। मेरी बंदूक की हर गोली पे भूप सिंह का नाम लिखा है। तुम्हारी एक गोली चलने पे हजारों गोलियां चल रही। उसकी कोई परवाह नहीं, मैं उस हत्यारे को कभी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो इसे, छोड़ो मैं कहता हूँ। आई एम सॉरी बेटी, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारी इस गलती पे तुम गिरफ्तार भी की जा सकती हो। अरे बड़े भूप सिंह जी देश के गृह मंत्री जी के साथ बैठे हुए हैं। जी,
आपने तो कमाल कर दिया। अजी कमाल अभी कहाँ किया, ये देखिए ना कमाल तो। आज ही पुलिस के साथ भूप सिंह जी। जय भवानी, जय भवानी। अजी असली जलवा तो अब देखिए, भूप सिंह जी गवर्नर जी के साथ। अरे वाह, हमारा भूप सिंह तो गवर्नर साहब के गले में हाथ डाले खड़ा है। ऐसा नहीं है ठाकुर साहब, भूप सिंह जी ने गले में हाथ नहीं डाला, बल्कि गवर्नर साहब ने भूप सिंह जी के गले में हाथ डाला है। अरे वाह देशबंधु जी, आपने तो सचमुच चमत्कार कर दिखाया। जी इतना न करता तो देश बुरा मान जाता। अच्छा ये बताइए, हमारे भूप सिंह और बाकी साथियों को किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं ना? आप तकलीफ की बातें कर रहे हैं, बल्कि ये पूछिए कि संसार का कौन सा सुख उन्हें वहाँ प्राप्त नहीं है। भूप सिंह जी और उनके साथी सरकारी दामाद बन गए हैं। क्या मतलब? उन्हें एक क्लास मिला है। सचमुच? हाँ, भूप सिंह जी का दिल बहलाने के लिए जेलर साहब से कह करके मैंने उनके कमरे में कलर टीवी भी रखवा दिया है। अरे वाह देशबंधु। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया। इसमें हंसने की क्या बात है? सुन दो भाई, वाह, ये फिल्मी डाकू तो कमाल का निकला। जियो। ये यार अबे सामने, अबे आओ मुच्छर, अबे सामने से हट, हमें भी देखने देना। मेरे बाप ने भी कभी टीवी देखा है? क्यों, तेरे बाप ने कभी देखा था? अबे इसका बाप होता तभी देखता ना। क्या कहा हरामजादे? छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, ये क्या कर रहे हैं आप? अहिंसावादी हैं, आपका तो हृदय परिवर्तन हो चुका है। गाली दे रहा था मुझे। क्यों रे, तूने गाली क्यों दी? अजी कमाल है जेलर साहब, अजी हमारे साथ ये सौतेलेपन का बर्ताव क्यों? अजी इनकी अयाशी के लिए तो वो सामने कलर टीवी लगा हुआ है, और सोने के लिए ये नरम नरम गद्दे हैं, और खाने के लिए ताजे ताजे फल हैं, और ठंडी हवा के लिए ये पंखे लगे हुए हैं, और हमारे लिए ये सब क्यों नहीं है जी? ठीक है हम चोरू चक्के ही सही, मगर ये भी कौन से महात्मा है? डाकू है ये भी। मान्यवर, ये अब डाकू नहीं रहे, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए एक क्लास मिला है इन्हें। तो ठीक है, हम भी आत्मसमर्पण कर देंगे। अजी छोड़ देंगे जेब कतरी का धंधा, और आज ही सरकार के हवाले अपनी कैंची और ब्लेड रख देंगे, तब तो मिलेगा 1 लाख। शट अप! ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए स्पेशल बैरक बनकर तैयार है, सिर्फ एयर कंडीशन लगना बाकी है। मैं कुछ ही दिन में आपको वहां शिफ्ट कर दूंगा। मुजरे का क्या हुआ भाई? वो भी इंतजाम हो जाएगा। आइए मेरे, आइए। शंकर, ये तो कोई नेता लग रहा है। अबे नेता क्या, भड़गूंजा लगता है साला शक्ल से, मगर ये घुसर फुसर क्या कर रहा है? ठाकुर, आपके 12 मुकदमों के जितने भी चश्मदीद गवाह थे, उन्हें शाम दाम दंड भेद हर नीति से तोड़ लिया है। अब रह गया है कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह के कत्ल का चश्मदीद गवाह बिहारी, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मैं इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह हूँ। उस दिन सारे गांव के सामने उस नीच डाकू के पांव पकड़कर मैंने कर्नल साहब की जान की भीख मांगी थी, पर उसने मुझे ठोकर मार दी। बेटा, मैं ब्राह्मण हूँ, गीता की कसम खाकर झूठ नहीं बोलूंगा। भूप सिंह के खिलाफ अदालत में गवाही जरूर दूंगा। काका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ बेटा, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। 25 तारीख को दिन के 11 बजे के करीब तुम कहाँ थे? अपने गांव में सरकार। उस दिन कोई खास वाकया पेश हुआ था तुम्हारे गांव में? जी हाँ सरकार, एक दरोगा साहब 8-10 सिपाहियों को लेकर हमारे गांव में आए और सारे गांव वालों की बंदूकों के लाइसेंस देखने लगे। तभी हमारे गांव के जाने माने चौधरी कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह भी अपनी 2 बंदूकें लेकर आए। दरोगा साहब ने लाइसेंस देखते देखते अचानक अपनी बंदूक उनके सीने पे तान दी और हुजूर उन्हें इस बुरी तरह से पीटा जो बयान से बाहर है, और उन्हें गोली मार दी। तुम दरोगा जी को पहचान सकते हो? ऐसे आदमी को तो 7 जन्म में भी नहीं बुलाया जा सकता हुजूर। तो फिर बताओ, ये सामने कटहरे में खड़ा हुआ आदमी ही कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह का कातिल है या नहीं?
मुखिया जी, अब तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में वो दम नहीं रहा कि बेटे की मौत के बाद पोते का झटका सह सके। क्या मतलब है भाई? कल अगर कचहरी में तुमने भूप सिंह के खिलाफ गवाही दी तो अपने पोते की जान से भी हाथ धो बैठोगे, समझे? नहीं हुजूर, ये वो आदमी नहीं है। ये वही आदमी है जो दरोगा की वर्दी पहनकर तुम्हारे गांव में आया था। गौर से देखो इसे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सरकारी वकील गवाह बिहारी लाल पर नाजायज दबाव डाल रहे हैं। योर ऑनर, बिहारी लाल और उससे पहले जितने भी गवाह सरकारी वकील ने पेश किए, उनके बयानात से यह साबित हो चुका है कि मेरा मौक्कल वो आदमी नहीं जिसने कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह का खून किया है। योर ऑनर, इस अदालत को याद होगा कि मेरे मौक्कल को पिछले 12 मुकदमों में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लिहाजा मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगा कि मेरे मौक्कल को इस मुकदमे से भी बाइज्जत बरी कर दिया जाए। योर ऑनर, 12 मुकदमों में बरी हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि मुलजिम 13वें मुकदमे में भी बेगुनाह होगा। इसके अलावा इस मुकदमे की सबसे अहम गवाह श्रीमती शांति देवी की गवाही अभी बाकी है। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? चाची, ये सब समाज सेवक हैं, नवलगढ़ से आए हैं, भूप सिंह के गांव से। भूप सिंह के गांव से? क्यों? उसने कोई कसर छोड़ी थी जो तुम पूरी करने आए हो? नहीं ठकुराइन, हम लोग भूप सिंह की तरफ से माफी मांगने आए हैं। माफी अदालत से जाकर मांगो। अदालत ने तो उससे बाकी सब मुकदमों में छोड़ दिया है, बस सिर्फ आपके पति का मुकदमा ही बाकी है। हम लोग तो आपके पास इसलिए आए हैं कि आप उसके खिलाफ अदालत में गवाही मत दीजिए। जो कुछ हुआ चाची, उसे भूल जाइए। मैं उस हत्यारे को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने मेरे पति को इतनी बेदर्दी से मारा है। उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? अरे चाची, उसका तो दिल बदल गया है और उसने सब लोगों से अपने गुनाहों की माफी भी मांग ली है। उसने तो इतने पाप किए हैं कि उसे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकते। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। मैं उससे कभी माफ नहीं कर सकती। मैं अदालत में उसके खिलाफ गवाही जरूर दूंगी। चाची, शायद तुम नहीं जानती, उसके कई साथी अब भी बाहर हैं। अगर किसी ने उसके खिलाफ गवाही दी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तुम लोग मुझे धमकाने आए हो? नहीं चाची, सिर्फ चेतावनी देने आए हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो लोग आपकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाए। मेरा बेटा अपनी रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। सो तो तुम्हारा पति भी अपनी रक्षा करना जानता था, उसका अंजाम क्या हुआ? भूप सिंह के साथियों को यह मालूम है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने हर रोज गांव में किस रास्ते से आता है, और उस रास्ते पर पुलिस का नहीं, डाकुओं का राज है। सोच लो ठकुराइन, कहीं ऐसा न हो पहले तुम्हारी मांग सुनी हुई थी, अब तुम्हारी गोद भी सुनी ना हो जाए। चलो। मां, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हारे बेटे से डरते हैं, इसलिए मेरे गैर हाजिर में आए। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे सामने आते ना। मां, तुम गवाही दोगी और जरूर दोगी। नहीं बेटा नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगी। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब और कुछ खोना नहीं चाहती। मां, तुम क्या समझते हो लोग मुझे मार डालेंगे? नहीं, नहीं। अरे मां, मुझसे तो डर के भूप सिंह ने सरेंडर किया है। अगर ये सरेंडर 10 दिन और नहीं होता तो भूप सिंह मेरी गोलियों से छलनी छलनी होकर मरता और उसकी लाश तुम्हारे कदमों में होती। नहीं बेटा नहीं, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे डरने से भूप सिंह अदालत से छूट जाएगा मां, फिर न जाने कितने बेटों की हत्या करेगा वो। उनके माओं के दिलों पे क्या गुजरेगी। तुम तो जानती हो मां, डाकुओं की बंदूक से निकली हुई हर गोली किसी न किसी मां के सीने पे लगती है, और फिर पिताजी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब भूप सिंह को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा, और भूप सिंह को फांसी तब होगी जब तुम अदालत में खड़े होकर भूप सिंह के खिलाफ गवाही दोगे। यही वो हत्यारा है जिसने मेरे पति की हत्या की है। ये इंसान नहीं, इंसान के भेष में दरिंदा है। इसने बड़ी बेदर्दी से मेरा सुहाग उजाड़ा है, मेरी मांग के सिंदूर को पोंछा है। अगर इसे सजा न दी गई
तो न जाने मुझ जैसी कितनी औरतें बेवा हो जाएगी, न जाने कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। परसों से मेरा बेटा जिस कानून की रखवाली करता आया है, उसे कानून के आगे मैं झोली बनाकर भीख मांगती हूँ। मेरे पति के हत्यारे को माफ न किया जाए, इसे मौत की सजा दी जाए, इसे फांसी पर लटका दिया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए योर ऑनर, सरकारी वकील जिस गवाह की गवाही को इस मुकदमे में इतनी अहमियत दे रहे हैं, शायद उन्हें नहीं मालूम कि इस गवाह की ज़हनी हालत ठीक नहीं। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस मुलजिम भूप सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। इसलिए अदालत मुलजिम भूप सिंह को इस आखिरी मुकदमे में भी बाइज्जत बरी करती है। मां भवानी की, मां भवानी की, मां भवानी की। मां, तुम्हारी छत्र छाया में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। सैकड़ों खून करने के बावजूद हमारा भूप सिंह अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है। बड़े ठाकुर, इस कामयाबी की खुशी में एक जश्न हो जाना चाहिए। दुश्मन की छाती पर मूंग तलने से बड़ा और जश्न क्या हो सकता है। भूप सिंह का जुलूस हमारे दुश्मन के गांव की हर गली से गुजरना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नाग सिंह से टकराने का मतलब है चट्टानों से सर टकराना। ठाकुर भूप सिंह की, 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 अरे सुनो। हाँ चाची, ये कैसा जुलूस है? चाची, आपने पहचाना नहीं? आपके पति का कातिल है ना भूप सिंह, उसी का जुलूस है। आज ही जेल से छूट के आया है। ये कैसा इंसाफ है? जिसने मेरी बांग का सिंदूर मिटा दिया, उसके गले में फूलों की माला, इसके गले में तो फांसी का फंदा होना चाहिए था, फांसी का फंदा होना चाहिए था। आज तक ऐसी रस्सी नहीं बनी जो भूप सिंह के लिए फांसी का फंदा बन सके। याद रख, जब बाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। कानून के पंजे से तो बच गया, लेकिन भगवान के पंजे से नहीं बच सकता। एक विधवा की हार तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। तू उससे सख्त कब मरेगा। तेरी लाश को चील और कब्बे खा जाएंगे, चील और कब्बे। अगर मेरे पैरों में फर्ज की बेड़ियां नहीं पड़ी होती तो मैं इसी वक्त तेरे जीत की जुलूस को अर्थी के जुलूस में बदल देता, लेकिन मैं तुझे तेरी इस घिनौनी हरकत का सिला दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। जिस लात से ठोकर मार कर तूने मेरी देवी समान मां का अपमान किया है, उस लात को आज मैं तेरे बदन से ही अलग कर दूंगा।
इसे मारकर फांसी की तख्ते भी चढ़ना चाहते जब हो? सैकड़ों खून करने के बाद इस कमीने को फांसी नहीं हुई तो इस एक खून करने में मुझे फांसी कैसे हो सकती है? लेकिन कानून ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। इसने कानून के बाप को नहीं मारा, मेरे बाप को मारा है। इसने कानून की माँ की बेइज्जती नहीं की है, मेरी माँ की बेइज्जती की है। मैं इसे जिंदा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ बड़े ठाकुर। उस डिप्टी के बच्चे ने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी। उसने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी और तू पीठ दिखाकर भाग आया? वो सब आग झपकते ही हो गया बड़े ठाकुर। डाकू की जब आंख झपकती है तो उसे गहरी नींद सुला देना चाहिए। नहीं बड़े ठाकुर। जो डाकू अपने सरदार को मरता हुआ देख चुका हो उसे दुनिया देखने का कोई हक नहीं। नहीं ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर। भूप सिंह की चिता जलने से पहले मैं डिप्टी के सारे गांव को जलाकर रख दूंगा। चलो। बड़े ठाकुर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? छोटे ठाकुर की 13वीं के पहले आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। देशबंधु, मैं उस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा जिसमें उन्होंने उस डिप्टी को रखा हुआ है जिसने मेरे भाई की हत्या की है। मुझे किसी भी कीमत पर वो डिप्टी चाहिए। मैं उसकी वो हालत करूंगा कि सारी पुलिस फोर्स कांप उठेगी। ये क्या अनर्थ कर रहे हो ठाकुर? शायद आपको पता नहीं है कि डीआईजी साहब को संदेह हो चुका है कि आप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह पर हमला करें और इसीलिए उसे पुलिस की कड़ी निगरानी के अंदर रखा हुआ है। और उसे मारने की आपको क्या जरूरत है? उसे तो कानून मार डालेगा फांसी की सजा देकर। नहीं, उस हरामजादे को फांसी नहीं होगी। उसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। ठाकुर, इस तरह आवेश में आने से आपके सारे साथी मारे जाएंगे। मौके की नजाकत को समझो, मामले को ठंडा होने दो, उसके बाद मैं खुद आकर के आपको उसके पास ले जाऊंगा। नीति यही कहती है। योर ऑनर, कानून की बुनियाद का पहला पत्थर पुलिस का जवान होता है जो आम आदमी से ज्यादा कानून जानता है। यह मुकदमा पुलिस के एक जिम्मेदार ऑफिसर और कानून को अच्छी तरह समझने वाले एक ऐसे मुलजिम के खिलाफ है जिसने सरेआम बदले की भावना के साथ भूप सिंह का खून करके कानून का सर झुका दिया। और यह बात तमाम चश्मदीद गवाहों के बयानात से आईने की तरह साफ हो चुकी। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? योर ऑनर, कानून का मुहाफिज होने के नाते मैंने आज तक सच्चाई का ही साथ दिया है। मैं इकरार करता हूं कि भूप सिंह का कत्ल मैंने किया है। लेकिन सरकारी वकील का यह इल्जाम सरासर गलत है कि मैंने भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारा है। अगर मुझे भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारना होता, मैं उसी दिन भूप सिंह को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता और मार डालता जिस दिन उसने मेरे पिता का खून किया। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया है ऑनर। मैंने एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया, मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया। फिर जब भूप सिंह को इसी अदालत ने मेरे पिता के खून से बरी कर दिया तो भी मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया और खून का घूंट पी के रह गया। लेकिन जब भूप सिंह ने भरे बाजार में मेरी मां की बेइज्जती कर डाली, मेरी मां पर हाथ उठाया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, उस कमीने का खून कर दिया। योर ऑनर,
पहली बार मैंने सिर्फ एक पुलिस अफसर का फर्ज नहीं बल्कि एक बेटे का फर्ज भी निभाया। अफसोस अगर है तो सिर्फ इस बात का, योर ऑनर, कि भूप सिंह ने जितनी हत्याएं की थी मैं उसे उतनी बार मार नहीं सका। योर ऑनर, मैंने एक ऐसे खतरनाक डाकू को मारा है जिसने आत्मसमर्पण का नाटक करके पुलिस, कानून, अदालत और समाज को धोखा दिया है। अगर आज वो जिंदा रहता तो समाज के सीने में एक बोझ बना रहता। मैंने कोई शरीफ आदमी को नहीं मारा है, किसी साधु सन्यासी को नहीं मारा है, बल्कि एक डाकू को मारा है, एक खूनी कातिल दरिंदे को मारा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुल्जिम खुद एक खतरनाक कातिल है जो अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। इसलिए मैं अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए। मैं मौत से नहीं डरता वकील साहब, लेकिन मैं इस अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि एक दिन जब मैंने डाकू जोरावर सिंह का खून किया था तो मुझे बहादुरी के ढेर सारे इनाम मिले थे, मेरा सीना मेडल से सजा दिया गया था। और अब जब मैंने डाकू भूप सिंह को मारा है तो आप वकील साहब मुझे मौत की सजा दिलवाना चाहते हैं? यह कैसा इंसाफ है वकील साहब, यह कैसा इंसाफ है योर ऑनर कि एक डाकू को मारने इनाम और दूसरे डाकू को मारने में मौत की सजा, जब इसी अदालत ने डाकू भूप सिंह को 100 खून करने के बावजूद भी बरी कर दिया, तो मुझे उसी डाकू भूप सिंह का एक खून करने पे मौत की सजा यानी फांसी की सजा कैसे दे सकती है? योर ऑनर, अगर मुझे सजाए मौत दी गई तो ये सजा मुझे नहीं बल्कि इंसाफ को होगी और लोगों का कानून पर विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। कानून मेरे साथ पूरा इंसाफ करेगा किरण। नहीं देव, कानून हमेशा बेगुनाहों की जिंदगियों से खेला करता है। मुझे डर है कहीं तुम इस अंधे कानून की भेंट ना चढ़ जाओ। मैं पूछती हूँ देव, तुमने किस उम्मीद से अपने आप को कानून के हवाले कर दिया? ये तुम्हें फांसी पे चढ़ा देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा किरण। मैं मानता हूँ कानून से कुछ गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कानून ने इंसाफ करना छोड़ दिया है। तुम घर जाओ, माँ का ख्याल रखो। माँ का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है। कोई और भी है देव, जिसका दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। किरण। हाँ देव, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा किरण, कुछ नहीं होगा। माँ के आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ है। घर जाओ। पुलिस की रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयानात, सरकारी वकील की बहस और मुलजिम का इकरार जुर्म, इन सब की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक सोचे समझे प्लान के तहत एक संगीन जुर्म किया है। और चूंकि मुलजिम ने एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होते हुए कानून के दामन पर एक बदनुमा दाग लगाया है, इसलिए मुलजिम दूसरे मुलजिमों के मुकाबले में ज्यादा सख्त सजा का मुस्तहक है। मगर अदालत को अफसोस है कि क्योंकि फांसी से बड़ी कोई दूसरी सजा मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत फांसी की सजा देती। देव, तुम्हें तो अपने कानून पे बड़ा भरोसा था, अब देख लिए अपने कानून का इंसाफ। मुझे कुछ नहीं होगा किरण। इस अदालत का फैसला कोई आखिरी फैसला नहीं है, इससे भी बड़ी अदालत अभी बाकी है। देव भैया, ये क्या हो गया? कानून के रखवाले को कानून ने फांसी दे दी। अब लगता है गांव में गरीबों को
डाकुओं के जुल्म से बचाने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा राम बाबू, धीरज रखो। ये क्या कर रहे हैं सर? आप समझते हैं इस तरह भागकर फांसी से बच जाएंगे? मैं फांसी से बचने के लिए नहीं भाग रहा हूं, बल्कि कानून से हुई गलतियों को सुधारने के लिए भाग रहा हूं। जिस दिन मैं इन डाकुओं की चाल का पर्दाफाश कर दूंगा और कानून को यह एहसास दिला दूंगा कि उसने मुझे सजा देकर बहुत बड़ी भूल की है, मैं खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। डिप्टी जेल से फरार हो गया। शेरा, डिप्टी के फरार हो जाने की खबर सुनाकर तूने हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। अब मैं उस हरामखोर को खुद अपने हाथों से मारूंगा ताकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। जाओ, जाकर उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। बड़े अफसोस की बात है, इतना अच्छा पुलिस ऑफिसर आज चोर डाकुओं की तरह अपने ही डिपार्टमेंट से छुपा छुपा फिर रहा है। आज 3 महीने हो गए, उसका कोई पता नहीं। उसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कानून तोड़ने लगे तो लोगों का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट से हमेशा के लिए उठ जाएगा। किसी तरह से आप लोग उसे तलाश करने की कोशिश करें, शायद मैं उसे फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकूं। कोई खबर मिली डिप्टी की? नहीं ठाकुर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 3 महीने हो गए, अभी तक पता नहीं लगा पाए। आखिर गायब कहां हो गया वो? उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया? हो सकता ठाकुर वो मर गया हो। नहीं बड़े ठाकुर, अगर वो मर गया होता तो कम से कम उसकी लाश तो मिलती। देशबंधु, तुम पता लगाओ वो कहां छिपा बैठा है, किसने उसे आसरा दे रखा है, उसकी मदद कौन कर रहा है। कोई आया तो नहीं था? नहीं किरण, कोई नहीं आया। एक बात बताओ, तुमने इतनी सुरक्षित जगह ढूंढी कैसे? दादाजी ने बनवाई थी। जब भी शिकार के लिए आते थे यहीं ठहरते थे। माँ जी ने आज भी तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। माँ कैसी हैं? ठीक है, हर वक्त तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। अरे, भूप सिंह के साथियों में मुकदमे शुरू होने जा रहे हैं। क्या? इसका मतलब है तुम्हें 19 कत्ल और करने पड़ेंगे। हा? क्या मतलब? पहले की तरह सारे गवाह डाकुओं के डर से अदालत में सच नहीं बोलेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि अदालत उन 19 डाकुओं को छोड़ देगी और तुम उन्हें जीने नहीं दोगे। नहीं किरण, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि अदालत से ही फांसी की सजा दिलवाऊंगा। कानून से भागने का मेरा सिर्फ यही मकसद है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब ये सारे गवाह अदालत में सच बोलें और इन डाकुओं को पहचान लें। ऐसा ही होगा। बिहारी, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जो भी कुछ किया वो अपने मुन्ना को बचाने के लिए किया था। बेटा तुम तो जानते हो मुन्ना मेरे स्वर्गवासी बेटे की इकलौती निशानी है और वो डाकू बहुत जालिम है, जो भी सच बोलेगा उसे मार डालेंगे। और अब मैं उसे मार डालूंगा जो अदालत में झूठ बोलेगा। तुम इस गांव के सरपंच हो काका, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भूप सिंह के साथियों के खिलाफ अदालत में कोई गवाह झूठ नहीं बोलेगा। बेटा सब गवाह बाल बच्चेदार हैं, कोई भी डाकुओं से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा। और अब वो मेरी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेंगे। अगर किसी भी गवाह ने अदालत में झूठ बोला तो गांव में वापस वो नहीं, उसकी लाश आएगी काका। और जो गवाह अदालत में सच बोलेगा, मैं उसकी और उसके बाल बच्चों की जिंदगी भर की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं। किसी डाकू ने अगर गांव वाले की तरफ आंख भी उठाई तो मैं उस डाकू की आंखें निकाल लूंगा। बेटे अगर ये बात है
तो मैं सबको संभाल लूंगा। एक एक गवाह को अदालत में लाकर सच बुलवाना अब मेरा काम है। सिंह की चिता की राख ठंडी भी न होने पाई थी कि उस हरामजादे डिप्टी ने हमारे बाकी साथियों को भी जेल की कोठरी में डालकर सड़ने गड़ने पर मजबूर कर दिया है। देशबंधु, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बड़े ठाकुर, मैं अपनी जान लड़ाकर भी आपके साथियों को छुड़ाकर लाऊंगा। आखिर मेरी नीति किस दिन काम आएगी? कौन? देव, तुम? मैं जानता था एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुम सीधे रास्ते पे आ जाओगे। मैं तो हमेशा सीधे रास्ते पे चलता रहा हूं सर। आपको मालूम हो गया होगा कि आत्मसमर्पण करने वाले आखिरी डाकू को भी आज 7 साल की सजा हो गई। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि आत्मसमर्पण करने वाले हर डाकू को मुनासिब सजा मिलेगी। तो फिर 100 खून करने वाले भूप सिंह को सजा क्यों नहीं मिली सर? मैं बताता हूं सर। नाग सिंह और उसके साथियों ने भूप सिंह के खिलाफ किसी को गवाही नहीं देने दी और बाकी डाकुओं के मुकदमे में मैंने गवाहों को सच बोलने में मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। सर, क्या आप अब भी यकीन नहीं करते कि कानून ने भूप सिंह को सजा न देकर सबसे पहली गलती की थी और उसी भूप सिंह के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी की सजा देकर कानून ने दूसरी गलती की है? मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। पहले अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा सर, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं नाग सिंह को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और यह साबित कर दूंगा कि डाकुओं का आत्मसमर्पण एक नाटक है, कानून से बचने की एक चाल है। देव, सुनो तो, देव। रुको। कौन है? क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? भाई क्यों? चोर का भाई गिरेकर तो सुना था, मगर तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? तुम तो शक्ल से डाकू लगते हो। गाली देता क्या? गाली देने की क्या बात है यार? अब डाकू को डाकू ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? गिरेकट? बागी। कान यहाँ से ना पकड़ो, यूं पकड़ लो। किस गिरोह के हो? देव को जानते हो? अच्छा, तो तू देवा का आदमी है? ऐसा ही समझ लो। कहाँ मिलेगा वो? अभी बताता हूँ। पता देवा कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? ज्यादा होशियारी मत कर। देवा का पता बता, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। आप मेरी खोपड़ी उड़ा भी दोगे तब भी मेरा एक ही जवाब होगा कि मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं नाग सिंह का आदमी हूँ। नाग सिंह, अच्छा, वरना गोली मार दूंगा। कहाँ लगी गोली? भैया! शंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो आप ही को तलाश कर रहा था गुरुदेव। मुझे क्यों? हाँ, चलिए आपके अड्डे पर चलते हैं, वहीं इत्मीनान से बातें होंगी। आपके लिए बड़ी काम की खबर लाया हूँ। ठीक है, चलो। चलो। सर, यस भार्गव। शिवरामपुर गांव से खबर आई है कि डाकुओं को सजा हो जाने की खुशी में आज रात को वहाँ फंक्शन होने वाला है। ये तो अच्छी बात है कि डाकुओं को सजा हो जाने से लोगों को खुशी हो रही है। और सर, ये भी खबर है कि उनकी खुशी में शामिल होने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह भी वहाँ आने वाले हैं। देव, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने एक ऑफिसर को इस तरह तलाश कर रहे हैं जैसे किसी मामूली चोर, डाकू या खूनी को तलाश करते हैं।
भार्गव सर, तुम जल्दी से जीपें तैयार करो, हम अभी शिवरामपुर जाएंगे। क्या बात है वहां पर? सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहिए। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देवेंद्र प्रताप सिंह चाहिए। अगर वो अपने आप को हमारे हवाले कर दें तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हाँ, देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह? उससे हमारा क्या लेन देन? वो तो यहाँ आए नहीं। तुम्हें तो मालूम होगा मिस किरण। मुझे नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर, इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो हमारी मेहमान है। खामोश! पुलिस की कार्रवाई में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर, टेक हर। चलिए अब चलिए। देवा देवा देवा, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। अब आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। बार बार एक ही सवाल करके आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वक्त तुम बर्बाद कर रहे हो मिस किरण। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, देवा कहाँ है? और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। मिस किरण, शायद तुम भूल रही हो कि पुलिस को अपना जवाब पाने के लिए और तरीके भी आते हैं। लाचार और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने के सिवा आप लोगों को आता ही क्या है? खामोश! आप मुझे खामोश कर सकते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन उस आवाज को खामोश नहीं कर सकते जो देवा ने कानून और पुलिस के खिलाफ उठाई है। शट अप! खन्ना, बंद कर दो इसे। किरण को उठा लाओ। जी ठाकुर। नाग सिंह ने किरण को उठाकर अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। तुमने कहा था कि देशबंधु जेल में भूप सिंह से मिलने गया था। हाँ, वो डाकू का चमचा है। तुम एक काम करो, गांव जाकर राम बाबू गुप्ता और बिहारी को यहां ले आओ। मैं देशबंधु को पकड़ता हूं, वही मुझे नाग सिंह तक पहुंचाएगा। अच्छी बात है। देख लड़की, मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी है तो डिप्टी देवेंद्र प्रताप सिंह से। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे उसका पता बता दे। मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है और तू बताएगी। नाग सिंह ने तो बड़े बड़े फौलादी पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर दिया, और तू तो एक मामूली सी नाजुक लड़की है। डिप्टी का पता बता दे, वरना मैं तेरी वो हालत बिगाड़ूंगा कि तू खुद अपनी सूरत से दहशत खाने लगेगी। और अगर मैंने तुझे उसका पता बता दिया तो वो तुझे ऐसी मात मारेगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर शर्म आएगी, और तुम्हारी सड़ी हुई लाश को चील कर हुए कुत्ते भी छूना पसंद नहीं करेंगे। खामोश! मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, बता नाग सिंह कहां है, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे पुरखों की आत्मा भी कांप उठेगी। मान्यवर, आप तो मेरे नेशनल कैरेक्टर जानते हैं। मैं अपने पुरखों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं तुझे मालूम है और तू बताएगा। जल्दी बोल, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। कुछ बताया इसने? नहीं ठाकुर, ये तो बेहोश हो गई। इसे उठाकर सलाखों के पीछे बंद कर दो, और होश आने पर फिर से वही सिलसिला जारी रखो। इसे उस वक्त तक जिंदा रखो जब तक ये डिप्टी का पता नहीं बता दे, समझे? जी ठाकुर।
हाँ किरण, किरण तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस पेटी में लूट का माल पड़ा है। हाँ? काका सारा माल उठा लो। ठीक है। दिलावर। जी ठाकुर। ये कौन आदमी आ रहा है? अरे ये तो ठाकुर नाग सिंह है। अरे ठाकुर साहब, आप अकेले? बाकी सब लोग कहाँ हैं? सूरज सिंह, मैं बर्बाद हो गया। मेरे सब आदमी मारे गए। क्या बात करते हो? क्या पुलिस से सामना हो गया? नहीं, वो डिप्टी ने मेरे ठिकाने पर हमला कर दिया और मेरे सारे आदमियों को मार दिया। मेरी बरसों की जमा की हुई पूंजी भी लूट कर ले गया। ये वही डिप्टी है ना जिसने छोटे ठाकुर को मारा था? मैंने तो सुना है कि वो खुद पुलिस से भागा हुआ है। हाँ सूरज सिंह, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे इस जिल्लत की जिंदगी से बचा लो, मुझे गोली मार दो। मेरे पास एक गोली भी नहीं रही खुदकशी करने के लिए। क्या बात करते हो ठाकुर? मैंने तो उसी वक्त कहा था कि छोटे ठाकुर को पुलिस के हवाले मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। यह सब उसी का नतीजा है। खैर छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। इस वक्त यह डिप्टी होगा कहां? ये वो दौलत है जो डाकू नाग सिंह ने आप लोगों से लूटी थी। ये आप लोग जिंदगी भर की पूंजी है, आपकी उम्मीदें, आपका भविष्य है। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ईमानदारी के साथ अपने अपने जेवर उठा लें। मेरी बेटी के जेवर मिल गए, मेरी बेटी के जेवर मिल गए, मेरी बेटी के जेवर मिल गए। भगवान तुम्हारा भला करे। जुग जुग जियो बेटा, अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। गांव वालों, मुझे मेरी सारी दौलत वापस चाहिए। भलाई इसी में है कि अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आओ और मुझे मेरी दौलत वापस कर दो, वरना मैं सारे गांव को जलाकर शमशान बना दूंगा।
मर्दानगी का सबूत दो। जो लोग तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, उनका साथ दो। उस दिल में बनो, डाकुओं का मुकाबला करो। देखता क्या है डिप्टी? चला गोली और मार डाल मुझे। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं तुझे कानून के हवाले करके तुझे फांसी पर चढ़ाऊं। इसी कानून से मैंने अपने भाई भूप सिंह को बाइज्जत बरी करवा लिया था, जिसने हजारों खून किए थे और तेरे बाप को भी मौत के घाट उतारा था। और जिस कानून की बात तू करता है, भूल गया कि उसी कानून ने तुझे मौत की सजा दी थी। अगर तू फांसी चढ़ गया होता तो मैं भी आत्मसमर्पण का नाटक करके अपने साथियों के साथ छूट गया होता और फिर अपने भाई का बदला लेने के लिए उसी चौराहे पर तेरी मां को रुक जाओ सर। मैंने आपसे वादा किया था सर कि जिस दिन मैं नाग सिंह को गिरफ्तार करके यह साबित कर दूंगा कि डाकुओं का आत्मसमर्पण एक चाल है, सजा से बचने का नाटक है, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सर, नाग सिंह ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। मुझे सब मालूम हो गया है। देशबंधु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देशबंधु, नमक हराम, तूने हमारे साथ गद्दारी की। ये गद्दारी नहीं मान्यवर, ये राजनीति है। जब आपका पलड़ा भारी था तो हम आपके साथ थे, अब मित्र का पलड़ा भारी हो गया तो आया राम गया राम हो गए। ले जाओ इसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे देशबंधु, नहीं छोड़ूंगा। कानून से एक बार गलती हो सकती है, दोबारा नहीं। तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा।